और तो पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर और वायु के बारे में, उसी का एक इसमें टॉपिक है आपका बिट्स को लेके। और इस जो है टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से जो है लोकल बिट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी जब हम लोग परमानेंट बिट्स पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्शन को लेकर क्वेश्चन बनता है। तो इन सारे फैक्ट्स पर मैं बात करूंगा आज। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि बिट्स यानी पौने कहते हैं किसको। तो देखेंगे, एक बात अच्छी तरह से जान लेंगे यहाँ पर कि जब धरातल है कोई, मान लीजिए धरातल है, और इस धरातल के समांतर जब कोई हवा बहने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है? पवन कहते हैं। क्लियर? और जब इस धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कोई पवन जाता है तो उसको धारा कह देते हैं। तो वायु पवन बह रही तो पवन या वायु धारा कह देते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? अब हम लोग देखेंगे इसी में, यानी कि क्षैतिज, अगर पवन पूछा जाए तो क्या है कि क्षैतिज जो है, क्षैतिज वायु के प्रवाह को पवन कहते हैं। तो क्षैतिज वायु के प्रवाह को पवन कहते हैं, समझ गए? और ऊर्ध्वाधर वायु के प्रवाह को वायु धारा कहते हैं। समझ पा रहे बात को? अब ये पवनें चलती क्यों? तो जैसे देखेंगे, दो रीजन इसके कई हैं। आप देखते हैं कि जैसे जल की बात किया जाए तो जल हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ जो है प्रवाह करेगा। क्लियर? ऐसे वायु भी होती है। वायु क्या करती है कि हमेशा जो हाई प्रेशर होता है उस हाई प्रेशर से मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ। समझ पाए ना? तो अब देखेंगे इसमें, जब है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायु दाब पर, तो वहां पर जो है एक बात समझेंगे कि जब वायु क्या होती है कि धरातल से ऊपर उठती है, वायु धारा हुई, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, जो है 7 किलोमीटर के ऊपर, और फिर पैरेलल ये 15 किलोमीटर ऊंचाई तक बहना शुरू होती हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? ठीक, अगर देखा जाए, जब ये ऊपर उठी तो वायु धारा हुई, जब ऐसे पैरेलल तो इनको हम लोग जेट स्ट्रीम बोल दिए, और इसके बाद ये क्या है, फिर जाके क्या हुआ, लो प्रेशर पर आ गई। यानी कि मान लीजिए दो लाइन है, ये एक हाई प्रेशर की और एक लो प्रेशर की। तो वायु पहले उठेगी ऊपर की तरफ, फिर ऐसे मूव करेगी और फिर जाके लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी, लो प्रेशर पर जाके गिर जाएगी। तो ये क्या रहता है आपका, तो हवा का जो मोशन होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब समझेंगे। दूसरा देखेंगे, अगर देखा जाए धरती क्या है, तो पहला रीजन हम लोगों ने इसमें ये जानेंगे कि जो धरती है हमारी पृथ्वी, वो घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति कर रही है, इसी वजह से घूर्णन गति के कारण हमारे पर, घूर्णन गति के कारण इस पर जो है कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। क्लियर? तो ये कोरियोलिसिस महोदय थे, इन्होंने बताया था हमेशा कि जो है, इन्होंने क्या बताया कि जो धरती है वो घूर्णन पर अपने क्या है, थोड़ा झुकी हुई है अक्ष पर और घूर्णन गति कर रही है। इसी वजह से एक बल क्रिएट हो जाता है और जिससे हवा में क्या है, प्रवाह हो जाता है, उसको कोरियोलिसिस बल कहा। क्लियर है? अब देखेंगे, ये कोरियोलिसिस ने महोदय ने ये बात एक कही थी कि हमेशा जो भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। क्लियर? जो आपको यहाँ एलपी एचपी दिखाएगा, इसका मतलब एचपी का मतलब हाई प्रेशर और एलपी का मतलब लो प्रेशर, यानी कि निम्न वायुदाब, ये है आपका उच्च वायुदाब। समझ गए? तो यहाँ पर देखेंगे हमेशा क्या रहेगा, भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर रहेगा, जबकि ध्रुवों पर क्या रहेगा, ध्रुवों पर हाई प्रेशर रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। समझ पाए? एक तो बात इन्होंने कही। दूसरा, जब इन्होंने ये बात कह दी, बस इसी को लेके जो है फेरल साहब आ गए। ठीक, तो फेरल महोदय ने क्या किया, पवन के बारे में देखेंगे। जो फेरल महोदय थे, फेरल, तो इसीलिए फेरल का जो है का नियम कहा जाता है वह प्रवाह को लेके। इन्होंने कहा कि धरती दो भागों में बटी है, तो आप जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ हमेशा जो है हवाएं क्या हो जाएंगी, दाहिनी तरफ मूव करेंगी, दाहिनी तरफ क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। समझ
बात को। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध पर चलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलेंगी हवाएं, तो ये क्या कहती थी कि ये अपने जो है बाएं मुड़ जाती, बाएं तरफ मुड़ जाती। क्लियर? अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा ये 0 डिग्री है, ये इधर आपका पोल्स है, नीचे आपका पोल्स है, ये लाइन पोल्स की। तो जब ये चलेंगी तो इस तरह से इनमें मोशन होगा, इस तरह से। अगर जो हम लोग देखेंगे ठीक, तो कोई धारा अगर जो प्रवाहित हो रही है तो क्या रहता है, ये दाहिना हाथ हो जाएगा अगर जो आप ऐसे खड़े हैं, और इधर वाला बायां हो जाएगा। तो ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या है, ये जो है दायां और दाएं मुड़ेंगी, और जब इधर की तरफ जाएंगे तो ऐसे क्या है, ये बाएं मुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो हम लोग देखेंगे इसी में। तो फेरल महोदय के अनुसार क्या है, जो दिशा पवन की चलने की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ती है। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखेंगे इसी में 22 बायलेट साहब ने, एक और साइंटिस्ट थे, उनका कहते हैं 22 बायलेट। इन्होंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्होंने क्या किया, फेरल महोदय की ही बात को दोहरा दिया। समझेंगे, थोड़ा ग्राफ पर देखेंगे इनका कहने का मतलब क्या था। कि मान लीजिए यहाँ ध्रुवों पर हाई प्रेशर रहता, फिर लो प्रेशर रहता है, फिर हाई प्रेशर रहता है, और फिर आपका इक्वेटर पर लो प्रेशर रहता है। समझ लेंगे, ये यही सीक्वेंस दोनों गोलार्धों की तरफ रहेगा। तो देखेंगे 22 बैरन ने कहा कि जब कोई जो है हवा मोशन में है, अगर मान लीजिए कोई हवा इस तरह से मूव कर रही है, ठीक, वो आ रही है, तो उसकी तरफ चल, जिधर वो जा रही, बह रही है, जिधर से आ रही है जिधर में जा रही है उस तरफ मुंह करेंगे, और उसके बाद मुंह होकर खड़े होंगे, तो देखेंगे जो हवा की चलने की दिशा है वो क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा दाईं तरफ हमेशा प्रवाह के, और जो है बाईं तरफ हमेशा लो प्रेशर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दाईं तरफ हमेशा लो प्रेशर रहेगा और बाईं तरफ हमेशा हाई। समझेंगे, ग्राफ पर देखेंगे। मान लीजिए ये है आपको क्या बताएगा कि हमेशा क्या रहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है ना। तो इसी ग्राफ में समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई साउथ एंड नॉर्थ एंड ईस्ट से आ रही है, और किसकी तरफ, जो है आपका साउथ एंड वेस्ट की तरफ। अब देखेंगे अगर जो इस तरह से हम लोग देखें तो ये वाला दाहिना हाथ है, ठीक, और ये कहां बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध। अब देखें इसके दाहिने तरफ क्या है, हाई प्रेशर, और इसके बाईं तरफ क्या है, लो प्रेशर। बस यही इन्होंने कहा था। क्या कहा था कि जो है हवा के चलने की दिशा के तरफ मुंह करके खड़े होने पर उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में हवा चलने की दिशा के दाईं ओर हाई प्रेशर होगा, जबकि बाईं ओर क्या होगा, लो प्रेशर। जैसे आपको यहाँ पर देखिए बाईं तरफ लो प्रेशर, ऊपर की तरफ क्या है, हाई प्रेशर। क्लियर? अब नीचे देखेंगे, कोई अगर जो मूव कर रही है, ठीक, अगर हम लोग बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो अब इस तरह से, तो इधर ये हो गया दायां, तो दायां क्या होगा, लो प्रेशर, और ये हो गया बायां, तो इधर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो जबकि इन्होंने कहा था कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा इन्होंने बता दिया कि दाईं ओर हमेशा क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, और बाईं तरफ क्या रहेगा, हाई प्रेशर। समझ गए? जो है 22 बैलेट ने क्या किया था, बस यही सारी चीजें समझनी है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जब हवा का जो प्रवाह है कोरियोलिस पल के का, उनमें चलने की जो दिशा है उसके कई रीजन और हैं, हम लोग उन्हीं रीजनों पर बात करेंगे। सबसे पहले
हम लोग बात करें अगर देखेंगे, यानी यहां पर आप कह सकते हैं पवन का चलना किस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो पहला अगर जो हम लोग बात करें तो ये बताया गया था आपको कोरियोलिसिस बल। ठीक, दूसरा ये बताया गया था आपको कि जो है दाब प्रवणता, क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। दूसरा फैक्ट क्या है, दाब प्रवणता। समझेंगे, देखिए दाब प्रवणता में कोई दो बिंदु हैं, यानी कि दो स्थान हैं, और इनके बीच अगर जो हम लोग देखेंगे तो वायु का जो दबाव है वो निरंतर कम होता चला जाएगा। उसी को जो है जो वायु दर कम होने की जो है वायु प्रेशर यानी वायु का दाब, उसकी दर कम होती चली जाएगी। तो जो दर है उसी को क्या कहा जाएगा, दाब प्रवणता कहा जाएगा। ठीक, दो स्थानों के बीच वायु दाब को कम होने की दर को, वायु के दाब की दर कम होने की दर को क्या कहा जाता है, वायु प्रवणता। क्या कहते हैं कि दो स्थानों के बीच वायु दाब कम होने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब प्रवणता कहा जाता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखें तो दाब प्रवणता के कारण भी हवा में मोशन रहता है। क्लियर। और फिर देखेंगे इसी में जो कोरियोलिसिस बल होता है, उसी बल के साथ एक विक्षेपण बल क्रिएट होता है, विक्षेपण बल। इसके कारण हवा में क्या आता है, मोशन आता है, और वो ट्विस्ट होती है, घूमती है। ठीक, उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्सेस। क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्शन फोर्सेस। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर बात चल रही थी हवा के मोशन की। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे। आपको पहला फैक्ट यही बताया गया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक, क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। समझेंगे, मान लीजिए ये हाई प्रेशर की बेल्ट है और दोनों तरफ, तो ये हाई प्रेशर की जो बेल्ट है उसके तरफ दोनों तरफ अगर जो लो प्रेशर की बेल्ट, तो ये दोनों तरफ हमारे क्या करेंगी, ऐसे मोशन करना शुरू कर देंगी, दोनों तरफ जाएंगी, यानी हाई प्रेशर से दोनों तरफ जाएंगी। अब देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारी धरती है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री, इसको जो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को इक्वेटर लाइन कहा जाता है। क्लियर। अब देखेंगे जो हमारी पूरी धरती है, इस पर जो हवाएं मोशन करती हैं वो 6 पार्टों में करती हैं। 6 वायुदाब पेटियां हैं आपका। अगर हम लोग बात करें, ये आपका उपध्रुवी जो है ध्रुवी उच्च दाब पेटी, और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण वायुदाब पेटी, और फिर आपका जो है डोल्ड्रम पेटी, और फिर यही जो है तो इधर जो पार्ट हुए 3, वही पार्ट 3 इधर रहेंगे। तो टोटल 6 पार्ट हमको पढ़ने हैं, उसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक, तो जब आप 0 डिग्री पर चलेंगे, यहां पर देखेंगे तो 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, जैसे यहाँ आपको बताया गया ये 5 डिग्री नॉर्थ है और 5 डिग्री साउथ। इस बीच में अगर देखा जाए तो लो प्रेशर रहता है। क्लियर। और ऐसे में क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वेटर लाइन है, सूर्य हमेशा चमकता है, पानी गर्म होता बहाव बन के ऊपर उठता है और उसके बाद फैलना शुरू करता है। तो जो ये जो है यहाँ पर क्या हमेशा रहेगा, तो जो 0 से 5 डिग्री है यहाँ पर हमेशा क्या रहता, पानी ऊपर उठता रहता है। इसी वजह से क्या है, यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बना रहता है, क्योंकि कोई हवा आके यहाँ पर मिलती ही नहीं। हमेशा हवा में दबाव कब होगा, जब 2 दिशाओं से आके कोई चीज क्या टकराती, तभी तो उनमें दबाव होगा। तो यहाँ पर क्या ये है, पानी ऊपर कंटिन्यू उठ रहा है और यहाँ पर सूर्य
कि जो है इतना चमकता है, तो इसी वजह से इवेपोरेशन की रेट इतनी हाई होती है कि पानी क्या होता है, केवल गर्म होकर ऊपर उठ ही रहा, और इसके बाद जब फैलेगा तभी तो दबाव क्रिएट होगा। यहाँ पर ज्यादा वाटर वेपर बन रही है इक्वेटर पर, और इसके बाद जब ऊपर उठेगा तब दबाव लेगा, तब ये फैलना शुरू करेगा, तब ही धाराएं मोशन में आएंगी। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हमेशा रहता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, और ये हमेशा यहाँ पर मौसम शांत रहेगा, यानी हवा यहाँ पर कुछ खुराफात नहीं करेगी। इसी को डोलड्रम पेटी कहते हैं, डोलड्रम पेटी कहा जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल शांति है तो इसको शांत पेटी भी कहा जाता है। क्लियर, और इंग्लिश में कहते हैं इक्वाटोरियल। ठीक, अब देखेंगे तो डोलड्रम और शांत पेटी दोनों ध्रुव यानी दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से जो है 5 डिग्री के बीच पाई जाती है। क्लियर, अब देखेंगे जो ये 5 डिग्री दोनों डायरेक्शन में थी, 5-5, अब 0 से 10 डिग्री, 0 से दोनों तरफ 10 डिग्री चलेंगे, तो 0 से दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री के बीच जो होती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय। ठीक, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी बोला जाता है, निम्न वायुदाब। ठीक, निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यानी 0 से लेकर 10 के बीच हमेशा प्रेशर कैसा, लो रहेगा। इसके ऊपर पहुंचेंगे तो देखेंगे, यहां पर जब देखेंगे तो 30 डिग्री पर यहाँ पर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो ये हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जब वायु चली और इसके बाद फैलना शुरू होगी और फिर यहाँ पर गिरना शुरू होगी। ठीक, तो दबाव क्रिएट करेगी, यहाँ से जो हाई प्रेशर वाली बेल्ट है वो भी चलेगी और यहाँ पर क्रिएट करेगी, तो ये सब दबाव के कारण होता चला जाता है। ठीक, अब आपको बताया गया था कि हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मोशन में आएगी एयर, तो देखेंगे इस पे। अब एक बात और जानेंगे कि जहां पर दो टकराएंगे वहां पर दाब होगा, और दबाव की वजह से हवाएं राउंड राउंड घूमेंगी, तो यहाँ पर चक्रवात आएंगे। आपको दिख रहा होगा ग्राफ पर कि दो इधर से आ रहे हैं और दोनों टकरा रहे हैं। ठीक, क्या है, दोनों यहाँ पर टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर चक्रवात आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा कहाँ तक आती है, हाई प्रेशर से 10 डिग्री तक आती है, और जो 5 डिग्री है वहां पर इतना इवेपोरेशन हो रहा है कि वहां पर प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर चक्रवात इक्वेटर पर कभी ना आते। चक्रवात हमेशा कहाँ पर आएंगे, 30 से 60 डिग्री के बीच ही आएंगे, यहाँ पर हवाएं ज्यादा टकराती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे तो जो ये पवने हैं, हम लोग पढ़ रहे थे पवने, तो उनको समझने से पहले समझेंगे कि जो पवने हैं इनके टाइप पूछे जाते हैं कि पवने कितने प्रकार की होती है। क्लियर, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो है प्रकार में, पवनों के क्या कहेंगे, प्रकार में। तो पहला प्रकार है उनको कहते हैं प्रचलित पवन। क्या कहा जाता है, प्रचलित पवन बोलते हैं, प्रचलित पवने बोला जाता है। इनको जो है कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक, दूसरा अगर जो हम लोग देखेंगे सामयिक पवने कहते हैं। क्या कहते हैं, सामयिक पवने कहते हैं, सामयिक पवने कहा जाता है। इनको कहते हैं सीजनल विंड। क्या कहते हैं, सीजनल विंड। और फिर हम लोग देखेंगे अगला आता है इसी में क्षेत्रीय। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय पवने कहते हैं इनको। ठीक, या इन्हीं को अस्थायी पवने कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अस्थायी, यानी इनको लोकल विंड्स, लोकल विंड बोला जाता है, या टेम्परेरी विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेरी विंड्स बोला जाता है। और ये हमेशा क्या ऐसे रहती है, परमानेंट
स्थायी विंड्स रहती हैं। ठीक, तो अगर हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक, तो इसी में एक एक विंड्स को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया प्रचलित पवने। क्या बताया? प्रचलित पवने बताया, प्रेवेलिंग विंड्स जो ये हमेशा कैसे रहती हैं? स्थायी रहती हैं। ठीक, और इन्हीं ये क्या रहता है? हमेशा पूरे साल चलती हैं। और इन्हीं को अगर हम लोग देखें तो क्या कहा जाता है? स्थायी कहा जाता है। और इन्हीं को ग्रही, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर चलते हैं तो इनको ग्रही पवने भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो इनको क्या कहा जाता है? परमानेंट विंड बोला जाता है इन्हीं को। और इन्हीं को अगर देखा जाए तो प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। क्लियर? और ये जो पवने हैं प्रचलित, ये पूरे साल चलती हैं, पूरे साल जो है चलती रहती हैं, चलती हैं। ये नहीं कि कुछ समय के लिए बहे इसके बाद बंद हो गई। इसी वजह से इनको स्थायी पवन या प्लैनेटरी कहा जाता है। पूरे ग्रह पर एक समान फ्लो होती रहती है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इसी में जो ये प्रबलिंग विंड है, इनको हम लोग बात करें तो ये 3 पार्टों में बटी है। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, दूसरी है पछुआ पवने, और तीसरी है आपका ध्रुवी पवने। क्या है? ध्रुवी पवने हैं। 3 तरह से हैं। तो हम लोग इन्हीं प्रचलित पवनों में सबसे पहले किसके बारे में? व्यापारिक पवनों के बारे में जानेंगे। व्यापारिक पवने किसको? अब देखिए ये जो चैप्टर है जो आप विंड्स पढ़ रहे हैं, इसी में से 3 तरह से वही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा दिशा इनकी पूछी जाएगी, किधर से किधर चलती हैं। एक स्थान पूछा जाएगा कि कहां से इनका जन्म होता है और कहां इनका समापन, ये पूछा जाता है। क्लियर? और एक तो डिग्री पूछा जाता है। क्लियर? अब आप इसी में समझते रहेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए दोनों गोलार्धों में जब हाई प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मोशन में आएंगी, मूव करेंगी। ठीक, तो अगर देखा जाए पहली बात, अगर देखा जाए इनके बारे में तो स्थायी पवने हैं, और दूसरा पूरे वर्ष चलती है, पूरे वर्ष चलती है। ठीक, तीसरा फैक्ट है एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा पकड़ लेंगी बस उधर ही चलती रहेंगी। तो एक दिशा में चलती है, इसलिए इनको एक दिशा में चलने के कारण इनको सन्मार्गी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवन कहते हैं। क्लियर? ये नहीं अपनी दिशा बदले, वो नहीं बदलेंगी, जो जिधर शुरू गया बहना उधर ही जाएगी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये हमेशा देखा जाए इनकी डिग्री पूछा जाए तो ये हमेशा 30 डिग्री से, अगर देखा जाए इधर देखेंगे तो जो ये 10 डिग्री है से लेके 30 डिग्री, 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, क्या है? दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। क्लियर है? अब देखेंगे अगर इनकी तो ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा फैक्ट क्या था? तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में जो है चलती हैं ये। अब इनका देखा जाए जन्म कहाँ होता है, तो अगर जो हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे ये जो है ये उपोष्ण, इनका जन्म कहाँ होता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से इनका जन्म होगा। और चलेंगी कहां से? ये है भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब। ठीक, के मध्य। अब देखेंगे जो उपोष्ण है इसको क्या कहा जाएगा? जो है इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे, है ना। और जो भूमध्य रेखी है इसको कहेंगे इक्वाटोरियल, ठीक, लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर है बात? समझ गए? अगला देखेंगे
और ये तो स्थान पूछा गया और डिग्री पूछा गया। अब आपसे इसमें एक चीज और पूछी जाएगी, वो क्या है समझेंगे। वो ये है, चौथा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, कभी कभी दिशा पूछ लेता है कि किस डायरेक्शन से लेके। तो देखेंगे अगर जो धरती बीचों बीच है, इस तरह से ऊपर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। आपको कुछ देख यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, देखिए ताकि समझ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। अब देखेंगे अगर इस चीज को उठा के यहाँ पर रखा जाए ऐसे, अब देखिए तो ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो अगर इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह बनाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट से कहां से चलेंगी, तो ये कहां की बात हो रही, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये पवने हैं, ठीक, उत्तरी व्यापारिक पवने, इनको इंग्लिश में क्या ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक। तो ये देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ये जो है नॉर्थ ईस्ट से इस तरह से मोशन में आएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ की तरफ जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से और किसकी तरफ जाएंगे, साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेंगे, क्लियर, दक्षिण पश्चिम की तरफ, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे अगर जो हम लोग बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, कहाँ की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है यहां पर बात करेंगे, इधर देखेंगे तो कुछ इस तरह से, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये आपका साउथ एंड वेस्ट। तो देखिए ये आ गया, उस पर बढ़ाएंगे इस तरह से आ गया ना, तो ये आपका ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट से कहां से चलेंगी, तो साउथ ईस्ट से चलेंगी किसके तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। समझ पा रहे हैं फैक्ट को, ठीक। कितने डिग्री के, तो 10 से लेके और 30 डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ ईस्ट से, बस बिल्कुल बस यहाँ ग्राफ देखते रहेंगे और उसी के अनुसार आप जो है आंसर करेंगे, क्लियर है। चलिए हम लोग अगली बात करते हैं, इनको कहा क्यों जाता था ट्रेड विंड्स। अगर बात किया जाए तो दक्षिणी, अगर देखा जाए जो ये दक्षिणी गोलार्ध, इधर 80% तो वाटर है, तो इधर तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर आदमी कहाँ रह रहा है, थल पर। तो थल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सामान ले जाना है, तब कोई इतनी साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो है रेलगाड़ी है, बस है या ट्रक है, इस तरह से पहुंचाया जाए, पानी ही एक था। तो क्या करते थे कि ये लोग नाव लेते थे और उसी नाव में क्या करते थे कि एक जो है इस तरह से इस पर कपड़ा बांध देते थे इन नाव में, और जब हवा इस कपड़े से टकराती थी तो नाव पर प्रेशर पड़ता था और जिस दिशा में मूव कर रही ऐसे जो है मोशन में नाव आती थी, और फिर इसी के सहारे वो एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ले जाते थे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड्स कहा जाता था, क्लियर। तो ये 10 से 30 के मध्य कौन सी चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती है, ये दोनों गोलार्धों की। अगर हम लोग देखेंगे तो इनको क्या कहेंगे, व्यापारिक पवने, ठीक, ये दोनों साइड में व्यापारिक पवने, क्लियर। अब देखेंगे आपको ये बताया ना कि ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, तो इधर लो प्रेशर था, तो जब हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की तरफ चलने लगे, यानी 30 से 10, तो ये व्यापारिक हो गए। अब 30 से 60 की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो देखेंगे 30 से 60 की तरफ, तो इनको कहेंगे पछुआ पवन। क्या कहेंगे, पछुआ पवन कहेंगे। क्या कहेंगे, पछुआ पवन।
पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड, पछुआ पवन। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं व्यापारिक पवनों के बाद जो प्रचलित पवने हैं उन्हीं में से दूसरा जो फैक्ट है वो है आपका पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड। पछुआ पवन है वेस्टर्न विंड। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए पहला फैक्ट, ये दोनों गोलार्धों में, पहला फैक्ट आपको ये जानना है कि ये दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 30 से 60 के बीच, देखिए 30 से 60 के बीच। ठीक, तो क्या बताएंगे, 30 डिग्री से ठीक 60 डिग्री के मध्य चलती है। क्लियर है बात, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा उत्पत्ति की अगर जो बात किया जाए तो देखेंगे, तो अगला पॉइंट हम इस बात पर करेंगे कि देखें जो अगला पॉइंट ये है कि जैसे ये दोनों गोलार्धों में 30 से 60 के मध्य चलती थी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये इनकी उत्पत्ति पूछा जाता है कि कहां से होती। तो देखेंगे, देखिए यहां पर है, ये देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य आ गई, तो 30 डिग्री पर क्या, उपोष्ण उच्च वायु दाब। ठीक, क्या है, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। तो ठीक देखेंगे, तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। ठीक, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 2 से फिर देखेंगे क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। ठीक, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर। क्लियर। अब अगला पॉइंट इसमें समझना है आपको, देखेंगे कि जो फेरल का नियम था, तो फेरल नियम के अनुसार क्या है, उन्होंने जैसे तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा पूछी जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में। तो देखेंगे आपको यहां पर समझेंगे ये डायरेक्शन से, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और देखिए मोशन में है, इसी को थोड़ा इस चीज को यहां समझेंगे। तो देखिए ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, और ये आपका वेस्ट। तो इनका मोशन इस तरह से है ना, और थोड़ा ये बढ़ा देंगे पीछे, देखेंगे तो क्या है, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है पॉइंट, देखेंगे तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से ठीक उत्तर पूर्व की ओर। क्लियर है। जबकि अब बात करेंगे यहां दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें देखेंगे, यहां पर समझेंगे, तो अगर देखें ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, इस चीज को यहां पर समझ लेंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, और इसको थोड़ा और, तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट।
यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्लियर है पॉइंट? अब बात करेंगे, देखेंगे जो थल पार्ट, अब यहाँ खूब हाई प्रेशर है तो बड़ी तेजी के साथ ये मूव करेंगी लो प्रेशर की तरफ। तो जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे 30 डिग्री से आगे बढ़ेंगे और ये वही 35 डिग्री पर पहुंचेंगी, तो 35 डिग्री नॉर्थ। तो 30 से 35 के बीच जब ये बहुत तेजी से उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो इनको हार्श लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश रेखा। अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं हार्श लैटिट्यूड। क्लियर? समझेंगे इस फैक्ट पर क्यों कहते हैं। क्योंकि जब ट्रेड विंड के सहारे जब ये 30 डिग्री पर पहुंच जाते थे, इसके बाद 34, तो जहां पर थल पार्ट है, जमीन उथली है, कोई बात नहीं। जैसे ये समुद्र में पहुंचते थे हाई प्रेशर होता था, तो हाई प्रेशर के कारण क्या है, नाव पर भी दबाव आया और नाव नीचे बैठना शुरू हो जाती थी। तो लोगों का पहले मानना था, ये सब विंड के बारे में हाई प्रेशर लो प्रेशर किसी नहीं पता था, तो लोगों का मानना था कि जैसे हम थल पार्ट से आगे बढ़े और समुद्र में गए तो यहाँ पर बड़े विशालकाय वैम्पायर रहते, लोग ऐसा मानते थे। तो यही यहाँ पर भी धारणा लोगों ने बनाई कि जैसे हम आए थल से समुद्र में, तुरंत ये वैम्पायर ने क्या किया है, हमको खींचना समुद्र में शुरू कर दिया। तो लोगों का यह मानना था कि वो वैम्पायर हमेशा खून के प्यासे होते हैं और बलि मांगते। तो घोड़ों पर लोग, पानी में चलने के लिए जहाज और थल पर चलने के लिए लोग घोड़े साथ में लेके जाते थे। तो क्या कहते थे, अब बलि आदमी की तो दी नहीं जा सकती, तो क्या करते थे, उठा के घोड़े और उसी में पानी में डाल दिया और कहा कि ठीक है अब ये बलि दे दी। तब तक धीरे धीरे फिर लगा आगे बढ़ गए, फिर एरिया वहां पर हाई प्रेशर खत्म हो गया, फिर अपना लो प्रेशर पर आ गए, फिर समुद्र ऊपर आ गया। तो लोग कहते थे देखिए बलि देने से जो है वैम्पायर ने हमारी नावों को छोड़ दिया, नहीं तो खींच ले जाता पहले इस तरह से। इसी वजह से जो घोड़े डाले जाते थे, इसीलिए इसको अश्व अक्षांश रेखा कहते थे। एक लाइन है, वहां पर जाओगे घोड़े जरूर वहां पर बलि देनी पड़ेगी। ठीक, तो इसी को तो आप देखेंगे पूछा जाए पश्चिमी के जो है पछुआ पवनों के बारे में, तो पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के मध्य चलने वाली पछुआ पवनों को अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं, इंग्लिश में हार्श लैटिट्यूड। क्लियर है? अब उसके एवज में वहां तो थल और जल का कॉम्बिनेशन है उत्तरी गोलार्ध, लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेंगे यहाँ थल है नहीं। तो जब ये बहुत पछुआ पवनें तेजी से चलती हैं तो देखा जाए यहाँ पर, तो जब थल पार्ट है नहीं, थल होगा तो उस पर पहाड़ पर्वत जंगल होंगे, और जब जंगल है पर्वत है बीच में, ठीक, तो जब कोई हवा जाती इनसे टकरा जाती है तो क्या होता है कि जो है उसकी थोड़ा एयर वेलोसिटी रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ समुद्र में पहुंच गए, यहाँ कोई थल है ही नहीं, जंगल है ही नहीं, तो जिस रफ्तार से बढ़ रही उसी रफ्तार से हवा बहना शुरू होगी। आप बाइक में जाइए, बस से जाइए या ट्रेन से जाइए, और आप क्या खिड़की के बाहर जो है, आप ट्रेन से जा रहे हैं, खिड़की के बाहर थोड़ा सा निकाले, देखिए तेजी से जब ट्रेन चलती है तो आवाज सनसन की आती है, ठीक, सरसराहट की आवाज आती है। तो उसी सरसराहट को क्या बोलते हैं, तो देखेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें चलेंगे, जब ये 30 से आगे बढ़ेंगी 40 पर, कहां पर पहुंचेंगी 40 पर, ठीक, 40 डिग्री साउथ। ठीक, तो इन 40 डिग्री जो है साउथ को गर्जता 40, रोरिंग 40 कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्जता 40।
ठीक इंग्लिश में कहा जाता है रोअरिंग 40। ठीक, और जब यही पछुआ पवने 50 डिग्री पर चलती हैं तेजी के साथ, तो इनको कहा जाता है 50 डिग्री साउथ में, तो इनको कहते हैं प्रचंड पचासा या भयानक पचासा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रचंड पचासा कहा जाता है। क्लियर? या भयंकर जो है भयानक पचासा कहते हैं, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूरियस 50। क्या कहते हैं? फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50 बोला जाता है। और जब यही 60 डिग्री पर चलती हैं, ठीक, जब ये 60 डिग्री पर चलती हैं पछुआ पवने, तो इन्हीं को कहते हैं चीखता साठा, चीखता साठा। क्योंकि यहाँ पर इसकी थोड़ा क्या वेलोसिटी, वैसे गाड़ी होता है बहुत तेज बाइक से जाओ और एकदम से कोई चीज सामने आ जाए, ब्रेक मारो तो थोड़ा आवाज करती ना, ब्रेक्स चीखती, तो वही चीखता साठा इसको कहा जाता है, यानी कि श्रिंकिंग 60s कहा जाता है। ठीक, तो यही है। अगर जो हम लोग देखेंगे इसी में नाम नोट कर लेंगे कि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध की, अब जो है दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। तो देखा जाए, कहा पूछा जाए कि जो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक, 40 डिग्री पर साउथ, तो इसको क्या कहते थे? गर्जता चालीसा। ठीक, चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री साउथ पर पहुंचेंगे तो इसको जो है क्या कहा जाता है? प्रचंड पचासा कहते हैं, या भयानक पचासा बोलते हैं, पचासा बोलते हैं। और जब ये 60 डिग्री पर साउथ में चलती हैं तो चीखता साठा कहते हैं। ठीक, चीखता साठा कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जो है रोअरिंग 40, फ्यूरियस 50 और आपका जो है श्रिकिंग 60, ये जो है 3 नाम इनके हैं। उत्तरी गोलार्ध में हार्श लैटिट्यूड और दक्षिणी गोलार्ध में ये 3 नाम। क्लियर है? अब अगला हम लोग इसी में बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है, तो जो पछुआ पवने हम लोगों ने बात की, अब है जो स्थायी पवने आप पढ़ रहे हैं परमानेंट विंड्स में, उसमें एक और है ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने, ठीक, इनको कहा जाता है पोलर विंड्स, पोलर विंड्स। क्लियर? अब देखेंगे ये हाई प्रेशर से किसकी तरफ आएंगे? लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो देखेंगे तो ये थी पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने। ठीक, इसमें देखेंगे तो ये अगर देखा जाए तो कहां से चलते हैं? पहला बात तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी से और कहां पर आएंगी? उपध्रुवी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर। क्लियर है? डिग्री पूछा जाए इनकी तो ये क्या है? 6, दोनों गोलार्धों में। क्या है? दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच। क्लियर है? तो आपको बस केवल मैप से जानना है
कि जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, उसके 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में डोल्ड्रम या शांत पेटी कही जाती है। और इसके बाद 10 से 30 के बीच जो है व्यापारिक पौने, 30 से 60 के बीच जो है पछुआ पौने दोनों गोलार्धों में, और 60 से 90 के बीच अगर देखा जाए तो आपका कौन सा होगा, ध्रुवी पौने। मोशन अगर तो ध्रुवी पवनें कहाँ से चलती हैं, तो ये आपका जो है बात किया जाए तो ध्रुवी उच्च दाब पेटी से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी की तरफ, पछुआ पवनों की बात किया जाए तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। बस आप उसको डायरेक्शन देखते रहिए, ग्राफ है और आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो आपको एक बस समझने का यही एक कॉन्सेप्ट है आपका कि जो है पेपर में आप अगर जो ग्राफ दिमाग में बैठा ले, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। वो यही सारी चीजें पूछता, कभी नाम कहाँ कहाँ पर क्या कहा जाता, वो सब चीजें आपको बताएगी। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।